So hello everyone, myself Ayush Pandey, first year MBBS student from GDMC देहरादून। ये वीडियो उन बच्चों के लिए एक रियलिटी चेक होने वाली है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं। ये वीडियो आपको उन बच्चों से डिफरेंशिएट करेगी जो कि उस एग्जाम को क्लियर नहीं करने वाले, फिर चाहे वो नीट हो, जेई हो, एनडीए हो या कोई भी एग्जाम। क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे कोई भी हो, स्ट्रैटेजी उनके लिए एक ही रहती है। वो है अपनी टीचर्स को फॉलो करो, अच्छे से रेगुलर सेल्फ स्टडी करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो और बाकी अपना अच्छे से रूटीन स्टडी करो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। यही एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी होती है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। और आ, जो बच्चे इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं या फिर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने वाला होता, उनमें पहले ही कुछ लक्षण दिख जाते हैं कि नहीं, ही इज़ नॉट गोइंग टू मेक इट। तो ये वीडियो बस आपको उन बच्चों से सेपरेट करेगी जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, या फिर अगर आप उनमें से कोई एक हो तो कुछ जो चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ उन चीज़ों को करना बंद कर दो। अब आ, क्योंकि ऑब्वियसली बाद में आपको रियलाइज़ होगा, अभी भले ही ना हो, एग्ज़ाम के बाद ही रियलाइज़ होगा फिर तो, कि जो मैं कर रहा था वो गलत था, काश मैं ऐसा ना करता, या फिर काश जो टीचर्स ने बताया होता वो मैं फॉलो कर लेता। तो देखो, अब ऑब्वियसली जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने वाला होता ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो वो आपको बोलते हुए दिखेंगे अपनी कोचिंग में या कोचिंग के बाहर कहीं भी, वो होता है कि इग्नोर टीचर, या फिर छोड़ो ना सर जो कह रहे हैं, छोड़ो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, इस चीज़ को पढ़ लो, इस चीज़ को मत पढ़ो, ये करो। ऐसे वो आपको बोलते हुए दिखेंगे, वो टीचर्स जिनको 5 साल या 10 साल या 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शंस प्रोड्यूस किए हैं, जिन्होंने मतलब लाखों बच्चों को पढ़ाया, जिसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए और कुछ सिलेक्ट हुए। तो उनको पता है कि जो बच्चा सिलेक्ट होता है वो क्या करता है, जो सिलेक्ट नहीं होता वो क्या करता है। इसलिए जो आपके टीचर बता रहे हैं वो पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, कोई 3 टॉपिक्स दिए आपको एक सीक्वेंस में, फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ही दिए हैं, और मैम ने या सर ने बोला कि नहीं, इनको इन ऐसे सीक्वेंस में नहीं करना है, पहले आपको थर्ड टॉपिक पढ़ना है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, ऐसे पढ़ना है तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अगर टीचर्स ने ऐसे बोला है तो ऐसे ही करो। उनको सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो उन्हें पता है कि क्या कौन सा वो तरीका है जिससे आपको अच्छे से समझ आए। अब ऐसे नहीं कोई बच्चा सोच रहा है कि नहीं, रहने दो, जो सर ने बोला है वो छोड़ो, मैं तो इसी सीक्वेंस में करूंगा जिसमें एनसीईआरटी में दिया है। तो ऐसे नहीं, जैसे टीचर्स ने आपको बोला है पढ़ने के लिए वैसे पढ़ो, और ना कि उनको इग्नोर करके बस अपना ही कुछ भी कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली फिर वही कंडीशन आएगी अगले साल भी, जब रिजल्ट आएगा फिर टीचर को लगेगा कि चलो, इन बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ वैसे ही हुआ जैसे पहले वालों का हुआ, और जिसका नहीं हुआ उसने मेरी सुनी नहीं थी। तो ऐसे फिर टीचर्स डांटते भी हैं सिलेक्शन के बाद कि मत सुनो मेरी, मतलब थोड़ा ताना मारते हैं। देखा है, मतलब हमें भी सर बता रहे थे कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ फिर उनके पेरेंट्स हमारे सामने आके रोते हैं कि सर कैसे भी करके बता दो, अगर इन मार्क्स पे कोई सीट मिल जाए वगैरह वगैरह। तो ऐसी कंडीशन मत आने दो ना जिसमें आपके पेरेंट्स को टीचर्स के सामने बोलना पड़े कि सर ये 530 या 540 मार्क्स में सर कोई सीट मिल रही है क्या। ऐसी कंडीशन मत आने दो। तो इसलिए जो भी टीचर बोल रहे हैं उसे अच्छे से फॉलो करो। उसके बाद अगला आता है इग्नोर्स द वैल्यू ऑफ टाइम। अब देखो, जो बच्चा टाइमली स्टडी नहीं करता है और सोचता है कि छोड़ो ना, जैसे फॉर एग्जांपल 11th की स्टार्टिंग में कोई नॉन सीरियस स्टूडेंट है, या फिर जिसको पोस्ट टेंथ इनर्शिया है कि भाई मेरे तो टेंथ में 95% आ गए थे, 99% आ गए थे, नीट भी हो जाएगा। लास्ट लास्ट के टाइम में पढ़ा था मैंने, टेंथ में अच्छे आ गए, नीट में भी ऐसे ही होगा, लास्ट के 3-4 महीने में पढ़ूंगा, निकल जाएगा नीट। ऐसे नहीं होता है, इसलिए टाइम की वैल्यू करो, रिवीजन अपना टाइमली करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज आपको फिजिक्स में अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा दी गई है क्लास में, तो उसे उसी दिन जाके रिवाइज करो। क्योंकि अगले दिन वो सर जो होंगे वो ग्राफ पढ़ाएंगे आपको। अब ग्राफ आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से समझी होंगी। तो इसीलिए जो सर ने उस दिन पढ़ा दिया है उसे उसी दिन रिवाइज करो, ताकि जो अगले दिन का टॉपिक है वो भी अच्छे से समझ आए और आपका बैकलॉग भी ना बने। अगर आप ये डे टू डे रिवीजन वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, यानी जो जिस दिन पढ़ा दी उसे उसी दिन रिवाइज करना है, तो ऐसे तो बैकलॉग आपका बनेगा ही नहीं ना। वरना लास्ट में आते आते इतना बड़ा बैकलॉग बनेगा कि फिर आप सोचोगे चलो अभी बोर्ड ही कर लेता हूँ, एक साल का ड्रॉप ले लूंगा। मतलब ऐसा ही होता है, रियलिटी ही है। इसलिए जो टाइम की कदर करना सीखो, जो टाइम चला गया वो आप फिर वापस नहीं आएगा। उसके बाद अगला है जो बच्चे प्रॉपर रिवीजन नहीं करते। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, फिजिक्स का ही फॉर एग्जाम्पल रोटेशनल मोशन आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब आप अगला चैप्टर पढ़ रहे हो और मान लो आपने रोटेशन मोशन फॉर एग्जाम्पल 1 महीने पहले पढ़ा था, अब आपने रिवाइज नहीं किया, या फिर 3 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले पढ़ा था, तो ऑब्वियसली आपको रिवाइज करना पड़ेगा ना। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि अ, मतलब एक मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनका आईक्यू एक्सेप्शनली हाई है, जिन्होंने एक चीज कोई एक बार पढ़ी और उन्हें लाइफ टाइम वो याद रह गई। ऐसा नहीं होता है, इसलिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। जिन लोगों को भी आप देखते हो ना, या फिर टीचर्स को, कि आप सोचते हो कि सर तो बिना बुक के पढ़ा रहे हैं, इनको कैसे एक एक पॉइंट याद है। तो वो ऐसे नहीं कि आ, मतलब जब वो अपनी स्टडी खत्म करके निकले थे तब उन्हें सारी चीज़ें एक साथ ही आती, वो एक्सपीरियंस से आती हैं। तो इसलिए जब तक आप तो 2-3 बार रिवीजन नहीं करोगे किसी चीज़ का, तब तक आपको वो चीज़ अच्छे से लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहने वाली है। इसलिए प्रॉपर रिवीजन करो।
और फिर लास्ट लास्ट में होता है जब आपने रिवीजन नहीं किया होता ना, तब मॉक टेस्ट में देख के लगता है कि ये क्वेश्चन तो मतलब इसमें दो ऑप्शंस में मुझे कंफ्यूजन हो रही है, या फिर ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा तो था, पढ़ा तो था, लेकिन अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है। अब देखो मॉक टेस्ट में तो चलो फिर भी ठीक है, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि ये इसमें से दो ऑप्शन में से कौन सा होगा, या फिर ये मैंने देखा था, याद नहीं आ रहा है अभी। मॉक टेस्ट में तो फिर भी ठीक है, मेन एग्जाम में नहीं होना चाहिए ना। इसलिए रिवीजन अच्छे से करो, ताकि आपको ज़रा सा भी टाइम ना लगे। अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उसमें अपना सही ऑप्शन छांटने में, क्योंकि रिवीजन का बहुत सबसे मेन रोल इसी में होता है कि अगर कोई स्ट्रेट क्वेश्चन आ गया, जैसे बायो में एनसीईआरटी की लाइन से आ गया, अगर आपने एनसीईआरटी बार बार रिवाइज की होगी तो आपको बस देखते ही पता चल जाएगा इसका ये होगा। वरना अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं की होगी तो आपको सारे ऑप्शन तीन चार बार पढ़ने पड़ेंगे, फिर एलिमिनेशन करना पड़ेगा। उसमें चांसेस होते हैं, गलत होने के भी चांसेस होते हैं, या फिर टाइम बहुत कंज्यूम करता है वो। इसलिए प्रॉपर रिवीजन अपना अच्छे से करो। उसके बाद फोर्थ है इग्नोर्स मॉक टेस्ट। अब देखो, जो बंदा मॉक टेस्ट इग्नोर कर रहा है ना, तो फिर वो चाहे 12 घंटे ही पढ़ रहा हो, 15 घंटे ही पढ़ रहा हो, वो यही नहीं टेस्ट कर रहा कि जो मैंने इतने घंटे मेहनत करके पढ़ा, उसमें मेरे कौन सी चीज़ है जो मुझे अच्छे से समझ आ गई, कौन सी चीज़ है जो मुझे इतनी अच्छे से समझ नहीं आई, जो मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। इस जो बंदा मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है, उसको कैसे ही पता चलेगा? अगर उसने पूरा सिलेबस अच्छे से कर रखा है लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है, उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने इतना 90 चैप्टर्स, इतने सारे चैप्टर्स कर तो लिए, लेकिन अब इन 90 चैप्टर्स में वो कौन सी चीज़ है जो मुझे दोबारा रिवाइज करनी है? क्योंकि अगर लास्ट के दो दो या 3 महीने में अगर आप पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज करने जाओगे, आपका बहुत सारा टाइम चले जाएगा, फिर आपको मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मॉक टेस्ट आपको ये बता देगा कि भाई देखो, ये आपका टॉपिक अच्छा है तो वेरी गुड, लेकिन ये आपका टॉपिक वीक है, या फिर ये वॉलेटाइल चीज़ है जो आप भूल चुके हो, एग्जाम्पल भूल चुके हो, या फिर ये न्यूमेरिकल है जिसको करने का वे आप भूल चुके हो, इसलिए इसे घर जाके रिवाइज करो। तो इसलिए मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट देने का एक ही मीनिंग होता है, वो बस आपको ये बता देगा कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है, कौन सा वीक है। जो वीक है उसे दोबारा पढ़ो। फिफ्थ होता है नेग्लेक्ट एनसीईआरटी। अब कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार एनसीईआरटी ये दो तो बुक्स हैं, और नीट इतना नेशनल लेवल एग्जाम, कहाँ से इन दो बुक से हो जाएगा भाई? ऐसा नहीं होता। अगर आप पिछले 2013 के बाद से, जब से नीट होने लगा है, तब से आप पेपर देखोगे ना, आपको हार्डली एक या दो क्वेश्चंस मिलेंगे जो एनसीईआरटी से बाहर के होंगे। और एनसीईआरटी के बाहर से भी जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो वैसे नहीं होंगे कि एकदम कॉन्सेप्ट कुछ नया ही आ गया एनसीईआरटी से बाहर का। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में ही होगा, या तो वो एग्जाम्पल कुछ नया होगा। अगर कुछ नया आपको एग्जाम्पल मिल रहा है तो उसे कुछ नहीं, एनसीईआरटी के बगल में लिख लो, या फिर नहीं तो छोड़ दो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस एनसीईआरटी ही अच्छे से कर लो। या और नहीं तो बस जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो कर लो। मॉक टेस्ट में भी आपके साथ कभी कभी होगा जब आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिख जाएंगे। वो कोचिंग कभी कभी जानबूझ के डालते हैं ताकि बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। इसलिए मॉक टेस्ट में भी जो एनसीईआरटी का पोर्शन है एटलीस्ट उसे तो एकदम अच्छे से कर लो। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की हुई है ना, तो मतलब आजकल जो बायो आ रही है नीट में, तो उसमें तो आप 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की हुई है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अच्छे से आप एकदम जितने भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे आप अच्छे करके आओगे, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से रीड किया है, पॉइंट्स मार्क किए हैं, उसे बार बार रिवाइज किया है, पीवाईक्यूज किए हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट मत करो। मैंने भी 11th की स्टार्टिंग में गलतियाँ की। जैसे बायो के लिए मैं एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करके मॉड्यूल पढ़ता जा रहा था बहुत बार। इनफैक्ट मैं एनसीईआरटी को मतलब कोने में रख के मॉड्यूल की तीन चार बार रीडिंग ले रहा था एक एक चैप्टर की टेस्ट से पहले। और फिर होता क्या था, मॉड्यूल में इतनी सारी चीज़ें होती हैं याद करने के लिए कि एट द एंड में कंफ्यूज हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लांट किंगडम मॉड्यूल से पढ़ा, एट द एंड एक टेस्ट से एक दिन पहले मैं कंफ्यूज ही होगा कि इसका एग्जाम्पल ये था, लाइफ साइकिल कैसे हो रही है, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें दी रहती है। ऐसी ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत टफ चीज़ें होती हैं या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हायर लेवल की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत दी रहती है जिसकी आपको नीड नहीं है, या फिर जो एनसीईआरटी से बाहर है। इसलिए सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो। एक तो एनसीईआरटी का है कि उसमें कंसाइज चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको याद रखने में भी आसानी होती है। अगर आप मॉड्यूल पढ़ने जाओगे तो उसमें तो चीज़ें इतनी दी रहती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे एट द एंड, और ऊपर से मॉड्यूल का कोई यूज़ होता भी नहीं है नीट में। इसलिए एनसीईआरटी ही अच्छे से पढ़ो। उसके बाद सिक्स है, कोई वो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी स्टार्टिंग में रेगुलर सेल्फ स्टडी इग्नोर कर रहा है और लास्ट के एक डेढ़ महीने में 12 12 15 15 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। अगर आप अपने किसी दोस्त को ऐसे देख रहे हो ना कि जो जिसको देख के आपको थोड़ा इंफीरियर फील हो रहा है कि यार ये कैसे कर रहा है, ये स्टार्टिंग में तो पढ़ता नहीं था लेकिन अब ये, और मैं स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ रहा था लेकिन अब ये 12 12 15 15 घंटे पढ़ रहा है, ऐसे तो मेरा मेरा नहीं हो पाएगा, इसका हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोचो, कोई बंदा, फॉर एग्जाम्पल आप ही, लास्ट 2 ईयर से अच्छे से मेहनत कर रहे हो, या फिर ड्रॉप ईयर में पिछले एक साल से एकदम अच्छे से मेहनत कर रहे हो, रोज सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग की क्लासेस अच्छे से अटेंड कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसे एनालाइज कर रहे हो, तो आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट डिजर्व करते हो, या फिर कोई वो आपका दोस्त जो कि बस लास्ट के एक डेढ़ महीने में अच्छे से प्रिपेयर, मतलब 12 12 12 12 15 15 घंटे पढ़ रहा है।
देखो बाहर से देखने में तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर आप मतलब आ, उस उसका जो माइंडसेट है उससे सोच के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये खुद मेरे से ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में तो कुछ पढ़ा नहीं। अब इसे बस घर वालों को दिखाने के लिए, और इसलिए क्योंकि पेपर पास आते जा रहा है, इसे 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है ताकि जैसे तैसे इसका सिलेबस खत्म हो जाए। वो मजबूरी में पढ़ रहा है, ये नहीं कि उसका इंटरेस्ट है या फिर उससे सच में पेपर क्लियर करना है। वो मजबूरी में पढ़ रहा है ताकि, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा है। इसलिए आप, अगर किसी को ऐसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है या इंफीरियर फील हो रहा है किसी अपने दोस्त को देख के जिसने स्टार्टिंग में तो पढ़ा नहीं, मजे मार रहा था, और अभी 12 घंटे पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। आपका उससे अच्छा ही रिजल्ट आएगा अगर आपने स्टार्टिंग में भी अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ा है और अभी भी अच्छे से पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये सब कर रहे हो। और ना कि उसका जो कि बस लास्ट के 1 डेढ़ महीने में पढ़ रहा है, वो प्रेशर से पढ़ रहा है और ना कि अपने इंटरेस्ट से। नेक्स्ट सेवन्थ है। अब देखो, जो सेवन्थ पॉइंट है ना, ये कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव होता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। क्योंकि देखो, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है जिसमें पढ़ने वाले दोस्त हैं जो आपको एंकरेज करते हैं कि नहीं पढ़ो, जो सर ने बोला वो अच्छे से पढ़ो, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, टेस्ट देने आओ, हमारे साथ बैठ के डिस्कस करो, अगर कोई डाउट आ रहा है, और मतलब घर पे हो, कोई डाउट आ रहा है, सर भी नहीं है जिनसे कोचिंग में डाउट पूछ सको, तो हमसे पूछ लो। ऐसे जो आपके दोस्त हैं वो तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में भी मदद करेंगे। इसलिए ऐसे दो लोगों की कंपनी में ना रहो, और ना कि ऐसे लोग जो कि कहें कि मतलब, देखा ही होगा आपने, कुछ बच्चे कहते हैं ना कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो। या फिर जो लोग कहते हैं कि यार नीट क्या है या जेई क्या है, बस एक एग्जाम ही तो है, ऐसे लोगों से दूर रहो और ऐसे लोगों के साथ रहो जो कहें यार नीट ही एक एग्जाम है। मतलब मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे कि नीट क्या है, एक एग्जाम ही तो है, इससे क्या ही हो जाएगा, और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, नीट ही एक एग्जाम है जिससे कुछ होगा लाइफ में। ऐसे लोगों के साथ रहो, क्योंकि अब रियलिटी ये है कि अगर आपको जीएमसी में जाना है, एमबीबीएस की सीट आपको किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चाहिए, तो नीट ही एक एग्जाम है। या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी अगर किसी को जाना है, तो उसके लिए भी नीट ही एक एग्जाम है। बिना नीट दिए ना प्राइवेट में जा सकते हैं ना गवर्नमेंट में जा सकते हैं। ना एमबीबीएस, ना बीडीएस, ना बीएमएस, ना कोई कोर्स। मतलब मेडिकल फील्ड में अगर आपको जाना है तो आपको नीट देना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों की कंपनी में रहो जो आपको पॉजिटिव ग्रोथ दे लाइफ में, और ना कि ऐसे लोगों की कंपनी में जो आपको कहें कि पढ़ाई छोड़ो, चलो घूमने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। मतलब देखो, मूवी देखना भी अच्छी बात है कभी कभी, जब आप बर्नआउट हो जाओ पढ़ पढ़ के, तो आप एक दिन निकाल सकते हो जिस दिन मैं शाम को मूवी देखने चले जाऊँ दोस्तों के साथ। मतलब ऐसे नहीं कि बस रोज ही कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ ऐसे, आ, बस क्या बोलते हैं, थोड़ा गर्ल्स की कंपनी में या गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, ऐसे नहीं। बस ऐसे लोगों की कंपनी में रहो जो अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, जो मतलब अपनी लाइफ में खुद खुद तो अच्छा करेंगे ही, खुद तो अपनी लाइफ में एक्सेल करेंगे, लेकिन आपको भी स्टिमुलेट करें कि आप भी अपनी लाइफ में ग्रोथ करो। इसलिए ऐसे लोगों की कंपनी में रहो। तो ये कुछ मेरी तरफ से पॉइंट्स थे। और अगर आप में से कोई भी इन चीज़ों को कर रहा है, तो वो अभी करना बंद कर दे। आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को ही कम कर रहे हो अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो। तो ये थी मेरी एक वीडियो नीट से रिलेटेड, और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।